नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण आप देखेंगे। फटाफट खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट का रोमांच भरा सफर। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से त्रस्त है। वहीं जौनपुर जिले के नेवड़िया इलाके के दबंग प्रधान अपने जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग का धौंस दिखा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें प्रधान जी सरेआम पिस्टल से दनादन फायर कर रहे हैं। उसमें संज्ञान में आ गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने प्रधान का पिस्टल जब्त कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पिस्टल को निश्चित करने के लिए डीएम को सूचित भी कर दिया है। प्रधान पर आरोप है कि इलाके में दबंगई साबित करने के लिए फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। मथुरा वृंदावन में मोहली रोड पर बनी पानी की टंकी को नगर निगम ने गिरा दिया। ये टंकी आज से 40 साल पहले बनाई गई थी। तब से पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब इस टंकी का टेन्योर पूरा हो चुका था। लिहाजा कॉलोनी के लोग लंबे समय से इसे गिराने की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग को पूरा करते हुए नगर निगम की टीम आज सुबह ही मोहली रोड पहुंच गई और जेसीबी की मदद से टंकी के पिलर को एक एक करके तोड़ा गया। इस दौरान किसी को भी टंकी के कंपाउंड में जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरा कंपाउंड खाली होने पर जेसीबी ने आखिरी पिलर को भी दूर से लोहे के तार के सहारे खींचा और फिर कुछ ही सेकंड में 70 फीट ऊंची टंकी धराशायी हो गई। टंकी के गिरने के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। लोगों का आरोप था कि टंकी को गिराने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया वो बेहद ही खतरनाक था। लोगों की मांग थी कि इस विस्फोटक के जरिए गिराया जाना चाहिए था ताकि जल्द ही टंकी गिर जाती। आरोप ये भी लगे कि टंकी को जिस वक्त गिराया जा रहा था वहाँ कोई एक्सपर्ट मौजूद नहीं था और न ही पहले से कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वाराणसी में बीएचयू के कोविड अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। 2 दिन पहले वार्ड से गायब कोरोना मरीज का शव ड्रेनेज में मिला है। गुस्साए परिवार वालों ने कोविड वार्ड में जमकर हंगामा किया। यही नहीं, अस्पताल की बड़ी लापरवाही पर परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। आज हमारे भैया को बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई बेड पर नहीं है, भाग गया है। उसका कोई पता नहीं लगा पा रहे हैं और बोले सीसीटीवी कैमरा में देखते तो कुछ देख नहीं रहे हैं। आज हम लोग को खोज रहे हैं, सुबह से खोज रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है सर। कब से भर्ती है आपका भाई? भाई हमारे 12 तारीख का। क्या कोरोना पॉजिटिव था? 4 दिन ट्रामा सेंटर में रहते थे। 15 तारीख को 1:30 बजे रात को लाए थे, इसमें बोले कोरोना पॉजिटिव है। हमको रिपोर्ट कुछ भी नहीं बताएं। दरअसल 2 दिन पहले परिवार वालों ने लंका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सोमवार को जब उस युवक की लाश ड्रेनेज में मिली तो अस्पताल की लापरवाही सामने आई। इससे पहले भी रविवार को बीएचयू के कोविड अस्पताल में एक युवक ने आत्महत्या की थी। मरने वाला युवक फूलपुर का रहने वाला था। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के कई नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। सूत्रों की माने तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया ने कहा कि वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अब काम नहीं करना चाहती हैं, जिसके बाद पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी के उस बयान पर हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया था। दरअसल सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले यानी कि रविवार को पार्टी में उस वक्त नया सियासी बवंडर खड़ा हो गया था जब पार्टी के 23 नेताओं ने पत्र लिखकर कहा था कि किसी ऐसे शख्स को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए जो जमीनी स्तर का नेता हो। साथ ही खत में ये भी मांग की गई थी कि कांग्रेस संगठन में बदलाव किया जाए। जिस वक्त ये बैठक चल रही थी ठीक उसी वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा और बैनर लेकर पार्टी ऑफिस के बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होना चाहिए। हालांकि गांधी परिवार से अध्यक्ष कौन होगा इस पर बात अभी नहीं बन पाई है। देहरादून से दिल्ली तक बवाल मचाने वाले कानपुर से विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो गई है। पत्रकार से बदसलूकी के मामले में उत्तराखंड बीजेपी ने चैंपियन को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन साल भर के अंदर ही पार्टी अपने फैसले से पलट गई और बंदूकबाज चैंपियन की घर वापसी करवा दी। हालांकि बीजेपी के अंदर भी प्रणब चैंपियन को लेकर कुछ लोग असहमत थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। पार्टी में वापसी के बाद भी चैंपियन के तेवर ढीले नहीं पड़े। चैंपियन ने कहा कि उन्होंने किसी की जमीन नहीं हड़पी, न ही डकैती डाली है। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, राज परिवार से हूँ, गोली चलाना खेलना हमारा शौक रहा है। चैंपियन ने कहा कि शराब पीने पर रोक नहीं है, इसलिए शराब पीते हैं। हालांकि चैंपियन ने कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। हालांकि चैंपियन का कहना है कि साजिश करके उनको पार्टी से बाहर करवाया गया था। चैंपियन की वापसी पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने कहा कि बीजेपी अपने पतन की तरफ जा रही है। जो उत्तराखंड को गाली देने वालों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो वहीं किशोर उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड के लोगों के साथ छल किया है। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर न्यूज 18 की मुहिम को भारी समर्थन मिल रहा है। शाहजहांपुर में कोरोना काल में बंद चल रहे विद्यालयों की फीस की मांग को लेकर अभिभावक सड़कों पर आ गए हैं। स्कूलों से जबरन फीस वसूली को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने सीएम योगी के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा कि जब पढ़ाई हो ही स्कूल में नहीं रही है, बहनें चली ही नहीं रही हैं, न बच्चों को ले जा रहे हैं न बच्चे ला रहे हैं, तो किस बात की फीस ले रहे हैं? ये जब तक स्कूल नहीं तब तक फीस है।
ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने स्कूलों की मनमानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। अभिभावकों की मांग है कि जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो फिर फीस कम क्यों नहीं की जा रही है। यहाँ भी लोगों ने डीएम से मिलकर प्राइवेट स्कूलों की शिकायत की और मामले में दखल देने की मांग की। कानपुर में भी स्कूलों की मनमानी से नाराज अभिभावकों ने पैदल ही लखनऊ के लिए मार्च शुरू कर दिया। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों के साथ मार्च कर रहे अभिभावकों को चकेरी थाने की पुलिस ने रोक लिया और उन्हें अपने साथ जांचमऊ चौकी ले आई, जहां अभिभावकों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके अभिभावकों के दिलों की बात योगी जी से कहेंगे। कोरोना काल में फीस माफी की मांग को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। बांदा में भी कमासिन के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन से फीस माफ करने की मांग की है। छात्राओं ने फीस माफी के लिए जिले के डीएम से भी गुहार लगाई है। छात्राओं का आरोप है कि जब स्कूल कॉलेज बंद रहे तो मेंटेनेंस और बाकी फीस की मांग क्यों कर रहे हैं। छात्राओं का ये भी आरोप है कि स्कूल प्रबंधन फीस जमा नहीं होने पर नाम काटने की धमकी भी दे रहा है। स्कूल प्रबंधन की दलील है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने टीचर्स को सैलरी दी है तो फीस मांगना उनका हक है, लेकिन छात्रों की मांग भी जायज है क्योंकि जब लॉकडाउन के दौरान स्कूल में बिजली, पानी और मेंटेनेंस में खर्च नहीं हुआ तो उसके लिए फीस क्यों। नोएडा के निजी स्कूल सरकारी नियमों को तोड़ने को उतारू है। जिले के निजी स्कूलों ने अभिभावकों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। अभिभावकों का आरोप है कि लॉटरी में नाम आने के बाद भी स्कूल वाले एडमिशन देने से मना कर रहे हैं। अभिभावकों की माने तो गरीब बच्चों के लिए जो रिजर्व सीटें उस पर निजी स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उन्हें भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि जब लोग एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं तो वो लोग कुछ न कुछ बहाना करके उन्हें वापस लौटा देते हैं। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाए, लेकिन अब स्कूल वालों ने अपने माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट दिखाकर ये बोल दिया कि हम हमारे इसके अंतर्गत नहीं आते, हम दाखिला नहीं लेंगे। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो उन्हें तुरंत ऐसे स्कूलों में लिखित में जवाब दे। डीएम के आदेश के बाद करीब 30 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है जो मनमानी करने वाले स्कूलों की जाँच करेगी और फिर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। विद्यालयों को नोटिस दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी RT राइट टू एजुकेशन के तहत पात्र गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करा ले। मेरठ में पुलिस की मुस्तैदी से 70 लोगों के चेहरे खिलखिला गए जब पुलिस ने फोन कर उन लोगों को मोबाइल मिलने की सूचना दी। दरअसल मेरठ में चोरों के चुंगल से पुलिस ने 70 मोबाइल का जखीरा बरामद किया है और फोन कर मोबाइल मालिकों को सौंप दिया है। पिछले काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा था मोबाइल की बरामदगी का, जिनकी गुमशुदा मोबाइल हुई थी, मिसिंग थी। 70 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें 25 लोगों को आज बुलाया गया है। अभी फिर नेक्स्ट शिफ्ट में आज ही दूसरे लोगों को बुलाया जाएगा। इस तरीके से करके सबके मोबाइल वापस किए जाएंगे और इसमें लगभग हर कैटेगरी के लोगों की मोबाइल की मिसिंग थी, जिसमें सब लोगों को लाया गया है। और अभी हमारे टीम का जो सर्विलांस टीम है इस पर लगातार काम कर रही है और इसमें अभी और मोबाइलों के बारे में जानकारी मिली है, जल्दी हम उसको भी ट्रेस कर लेंगे। मोबाइल मिलने की खुशी में लोग पुलिस को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर में मोबाइल चोरी की कई सूचनाएं दर्ज हुई, जिसके बाद मोबाइल रिकवर करने के लिए पुलिस सर्विलांस टीम को तैनात किया गया, जिसके बाद एक एक कर 70 मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया और उनके मालिकों को सौंप दिया गया। अलीगढ़ में एक शादीशुदा महिला कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित महिला डेंटल डॉक्टर है। उसका आरोप है कि दहेज नहीं मिलने के कारण ससुर उसके साथ छेड़खानी करता है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने कई बार गांधी पार्क इलाके पुलिस से की है। मेरे ससुर मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और जब मैं अपने पति को ये बात बताती हूँ तो मेरा पति मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मुझे मारने लगता है। मुझे अपनी जान खतरे में देखते हुए मैं आती हूँ यहाँ के अपने बगल थाने में कंप्लेंट कराती हूँ। कंप्लेंट होने के बाद मुझे ज़बरदस्ती मेरे पति, मेरी नंद और नंदोई द्वारा मुझे मेरे मायके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पिछले 8 महीने से मैं परेशान हूँ। महिला की शादी 2017 में डेंटल डॉक्टर अपूर्व शर्मा से हुई। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए टॉर्चर करने लगे। यही नहीं, ससुर ने छेड़छाड़ भी शुरू कर दी। थक हार कर महिला ने अपने साथ हो रहे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि राजधानी लखनऊ में भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। दौलीगंज के कबीर मठ में शादी की बुकिंग के बहाने से आए बदमाशों ने मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास को गोली मार दी। घायल धीरेन्द्र दास को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। फिलहाल हसनगंज थाना पुलिस को हमलावरों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस धीरेन्द्र दास के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उनके बयान के आधार पर कार्रवाई की जा सके।
कानपुर में लव जिहाद के 5 मामले सामने हैं, जिसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक हड़कंप मच गया। परिवारों ने आज आईजी से मुलाकात की और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कानपुर के आईजी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। का ब्रेन वॉश करके इन बच्चियों को बरगला करके ले जाया गया है और उनका धर्म परिवर्तन करके मैरिज की गई है। कानपुर में सबसे पहले शालिनी यादव लव जिहाद केस सामने आया था, जिसमें फैसल नाम के शख्स पर लव जिहाद के आरोप लगे। शालिनी के परिवार का आरोप है कि फैसल ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया और बिना पहचान बताए उसे इश्क के जाल में फंसा लिया। हम ये चाहते हैं, अपनी बहन तक भी न्यूज़ पहुंचाना चाहते हैं कि बहन तुम चिंता मत करना, ये परिवार ये भाई तुम्हारा आखिरी दम तक खड़ा है और ये गैंग के साथ तुमको छुड़ा के ही रहेगा। इसी तरह के मामले कानपुर के दूसरे इलाकों से भी आए हैं, जिसमें शाहरुख और आमिर नाम के लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगा है। ये सभी आरोपी जूहीलाल इलाके के रहने वाले हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जूहीलाल इलाके में लव जिहाद गैंग काम कर रहा है, जो पूरी प्लानिंग के तहत हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहा है। शाहरुख और मोहम्मद मोहसिन पर आरोप है कि उन्होंने 3 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और फिर घर से भगा कर ले गए। एक ही इलाके में एक साथ लव जिहाद के इतने मामलों से लोग खफा हैं, तो वहीं पुलिस ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए SIT का गठन किया है, ताकि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो सके। राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद से अब तक करोड़ों रुपए का दान आ चुका है। 5 अगस्त के बाद अब तक 50 करोड़ रामलाल के खाते में आ चुके हैं, जबकि साल 2019 में 12 करोड़ रुपए ट्रस्ट में आए थे। राम भक्त सिर्फ रुपए ही नहीं, सोना चांदी और मंदिर निर्माण के लिए मशीनें भी डोनेट कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। 1992 से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक लगभग 12 करोड़ रुपए रामलला के खातों में आया था, जो रामलला को दान स्वरूप मिला था। ट्रस्ट से जुड़े एक शख्स ने बताया कि रामलला के मंदिर निर्माण के लिए 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी भी भक्तों ने दान की है। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ भारत में रहने वाले भक्तों से ही दान लिया जा रहा है। जल्द ही विदेशी भक्तों के लिए भी सुविधा खोल दी जाएगी और तब रामलला ट्रस्ट में और भी रुपए आने की उम्मीद है। रामलला के मंदिर का शिलान्यास PM मोदी ने 5 अगस्त को किया था और अब मंदिर के लिए दान देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय ने साफ किया था कि मंदिर निर्माण के लिए जितना भी पैसा दान में आएगा, उसी से निर्माण कार्य किया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए सरकारी धन के सारे ट्रस्ट के लोग नहीं हैं। करप्शन के खिलाफ सीएम योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री ने 2 IPS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें अरविंद सेन और दिनेश चंद दुबे हैं। इन अधिकारियों पर करप्शन के आरोप थे। ये दोनों अधिकारी DIG रैंक के थे। IPS दिनेश चंद की तैनाती रूल एंड मैनुअल DIG के तौर पर थी, जबकि अरविंद सेन की तैनाती PAC आगरा में DIG के तौर पर थी। फिलहाल इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों के नाम पशुपालन घोटाले में आए थे और तभी से ये जांच के घेरे में थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री को इस बात की पुख्ता जानकारी हुई कि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी, तो उन पर कार्रवाई कर दी गई है। साल 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, तो भी उन्होंने साफ किया था करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तब से लेकर अब तक ऐसा कई बार हुआ है जब CM योगी ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर डायरेक्ट एक्शन लिया है। पिछले साल CM योगी ने बदायूं में ट्रेजरी घोटाला मामले में 13 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। वहां 5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई थी। देवरिया, महराजगंज, नोएडा के अधिकारियों पर भी CM योगी इस तरह का एक्शन ले चुके हैं। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर किसानों ने धावा बोल दिया। सुबह हजारों की संख्या में किसान अथॉरिटी के दफ्तर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे और फिर किसानों ने वही डेरा डाल लिया और अथॉरिटी के गेट पर तालाबंदी कर दी। और इस गेट पर तालाबंदी कर दी है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और ये सभी लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, MD कार्यालय के मेन गेट पर कुछ किसान हुक्का भी पीने लगे। जब अथॉरिटी के अधिकारी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान गेट खोल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से न कोई अंदर जा सकता था और न ही कोई बाहर निकल सकता था। हमारी मांग पूरी नहीं रहेंगे, चाहे हम 2 है चाहे 2000 है। हमारी मांग ये है कि हमारी जो हमारे जमीन है उसका पैसा मिल जाए। है कि इन परिवारों की ये जमीन है, उसके बाद भी कुछ अधिकारीगण मिली भगत करके इन लोगों को उजाड़ना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन को मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिग्रहित कर लिया है, लेकिन कई किसानों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती वो धरने पर बैठे रहेंगे। इतना ही नहीं, कुछ किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी हुई है। अलीगढ़ में खैर के अंडला में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर के लिए किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। DM ने किसानों को आश्वासन देते हुए अपील की है कि जमीन अधिग्रहण के विरोध में अनावश्यक धरना प्रदर्शन न करे। जिले में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 49 हेक्टेयर जमीन सहित कुल 56 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता थी। साथ ही कुछ और जमीन किसानों से लेने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन कुछ सियासी दलों के नेताओं ने अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों को भड़काना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जिले के DM ने साफ कर दिया है कि कॉरिडोर के लिए 56 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी, जो पूरी हो गई है।
अपने काम को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई अपने अनोखे स्टाइल को लेकर चर्चा में हैं। इंसाफ की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार की फरियाद नए अंदाज में सुनी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीएम और सीडीओ जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार की समस्या सुन रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग आते हैं। क्या नाम है बच्चे का नाम? मेरे बच्चे का नाम उसका मास्क बच्चे का नाम क्या है? आराम से ये मास्क इधर लगाओ, आप भी मास्क लगाइए। हाँ बताओ, आराम से शांति से। बाकी लोग एक आध पीछे हो जाओ। व्हाट्सएप में बाकी लोग या सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। दरअसल ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर में एक दबंग महिला ने पीड़ित परिवार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। पिछले 4 साल से परिवार थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तंग आकर पीड़ित परिवार डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया। इसके बाद डीएम ने पीड़ित परिवार के साथ जमीन पर बैठकर समाधान का आश्वासन दिया। यूपी में गोवंश रक्षा के लिए सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं, जिसमें सड़क पर घूम रहे पशुओं की रक्षा के लिए जिलेवार गौशालाओं का निर्माण शामिल है। लेकिन उन्नाव की तस्वीरें इन गौशालाओं की पोल खोल रही हैं। जिले में 139 गौशालाओं का निर्माण करवाया जा चुका है। उसके बाद भी शहर में गाड़ियों से ज्यादा गोवंश बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। हालांकि जिले के सीवीओ इन पशुओं को जल्द गौशालाओं में भेजने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 6,858 जानवर संरक्षित है। टोटल जलपर में जो शहरी क्षेत्र है, चाहे कांडी हाउस है, कांधा पशु आश्रय स्थल, इस सब में मिलाकर 6,919 जानवर। कितनी गौशालाएं हैं जनपद में? 138 है टोटल ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर। उन्नाव में छोटी बड़ी मिलाकर 139 गौशालाएं चल रही हैं, जिसमें करीब 7,000 घुमंतु पशु रखे गए हैं। इनके लिए सरकार से करोड़ों रुपए का बजट भी आवंटित है। इसके अलावा नवाबगंज और मोराबा में भी अतिरिक्त गौशाला के साथ 10 पशु आश्रय स्थल का निर्माण भी हो रहा है। उसके बावजूद सड़क पर मवेशियों की भरमार लगी है। प्रयागराज में हमलावरों ने समाजवादी पार्टी के नेता पर फायरिंग कर दी। मामला जंगई का है, जहां हमलावरों ने बैच छूने के बहाने एसपी नेता पुनीत पांडे को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पुनीत ने उनकी मंशा को भांपकर पिस्टल छीन ली। इतना ही नहीं, हमलावरों ने दोबारा तमंचे से फायरिंग कर दी। हालांकि तब तक पुनीत के सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए और पुनीत पांडे को लेकर मोर्चा संभाल लिया। उसने पैर छूने के बहाने वो तब और अपना असलहा निकाल रहा। मेरी नजर तब तक उसके हाथ पे चढ़ गई और हमने असलहा छीन लिया उससे। छीना झपटी हुई और असलहा हमने छीन लिया। तो थोड़ा सा सहम के पीछे हटा। पीछे हटने के बाद उसने फिर अपनी दूसरी पिस्टल निकाली, चार्ज करी और चार्ज करने के बाद चलाया तो गोली नहीं चली। पुनीत पांडे हंडिया के प्रतापपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। 22 अगस्त की शाम करीब 7 बजे वो अपने फार्म हाउस में मैनेजर और एक अन्य सहयोगी के साथ बैठे हुए थे। तभी 2 लोग अंदर आ गए और उनकी ओर बढ़ने लगे। इन लोगों में एक शख्स का नाम पंकज सिंह था, जो आगे बढ़कर पुनीत का पैर छूने के लिए झुका और झुकते ही उसने अपनी कमर में लगी पिस्टल पर जैसे ही हाथ रखा, पुनीत ने तेजी दिखाते हुए उसे छीन लिया। पुनीत और साथ बैठे लोग जब तक संभलते, तब तक पंकज नाम के हमलावर ने पिछले हिस्से में छिपाकर रखे गए तमंचे को निकालकर हमले की कोशिश की। हालांकि वो इससे पहले फायरिंग करता। लोगों ने शोर मचाया और फिर हमलावर भाग गए। शामली में पबजी गेम को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पबजी गेम की लड़ाई में दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस खूनी संघर्ष में 2 लड़कियां समेत 2 युवक घायल हो गए हैं। दरअसल हसनपुर गांव में शनिवार को दोनों पक्षों के बच्चे आपस में मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहे थे, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष बंदूक लेकर आमने सामने आ गए और कई राउंड फायरिंग की। पहले दोनों पक्षों के जो बच्चे हैं उनको खेलने को लेकर उनमें आपस में वाद विवाद हुआ था और फिर इनमें आपस में आज झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि एक पक्ष के द्वारा वो तमंचे से फायर किया गया, जिसमें से कुछ छर्रे दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों को लगे। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश के लिए टीम गठित कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों